Now today we will have the next method for the preparation of aryl halides, that's from benzene. From benzene, इसको जनाब अच्छी तरह से देख लीजिए. फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से हम डायजोनियम अराइल हैलाइड्स को कैसे बनाएं, लिख लीजिए. अगर हमारे पास बेंजीन है, इसको अगर मैं ट्रीट करूंगा X2 के साथ एंड रिएक्शन इज कैरीड इन डार्क, उसका एक रीजन है. और दूसरी बात, वी आर यूजिंग सर्टेन कैटलिस्ट हम यूज करें. यानी अगर मैं बेंजीन को हैलोजन के साथ ट्रीट करूंगा, हैलोजन्स इंक्लूड व्हाट, वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज F2 तो हम यूज नहीं करेंगे. हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनको हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आप बेंजीन और हैलोजन को आपस में ट्रीट करोगे तो दिस रिएक्शन इज कैरीड इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो ये लिख लीजिए, ये आप लिख सकते हो. बेंजीन when treated with halogens in dark and in presence of catalyst results in the formation of halobenzenes, results in the formation of, यानी यहां पे aryl halides बनेंगे. अब aryl halides कैसे बनेंगे, how this reaction operates, how it's going to happen, इसमें हमारा डिस्कशन है जो कि आगे भी आपको हेल्प करेगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लीजिए यहां पे क्लोरीन लेता हूं, क्लोरीन के साथ में कैटलिस्ट यूज करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट. अब यहां पे देख लीजिए जनाब, ऐसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया Cl, क्लोरीन मैंने लिया, क्लोरीन क्लोरीन. रिएक्शन इज कैरीड इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3. ठीक है. अब मसला ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, समझ आ रही है बात. दिस रिएक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ये एक रिएक्शन नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो इस मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करती हैं. मैं पहले आपको समझाऊंगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है, उसके बाद वी विल हैव द शॉर्टकट फॉर दिस रिएक्शन. ये देख लीजिए ये रिएक्शन पहले कैसे होती है. पहले इस रिएक्शन में हमारे पास जब भी एक रिएजेंट होता है और उसके बाद एक कैटलिस्ट होता है, सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. पहले जनरेट होता है, हमेशा आप यूज करेंगे, यू विल जनरेट फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल. बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव पे जो सबसे ज्यादा रिएक्शंस है वो इसी तरफ की है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैक्सिमम बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स पे होती है. मैक्सिमम रिएक्शंस बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर आपके पास फिनॉल है, अगर आपके पास अराइल हैलाइड्स है, ठीक है, यानी जहां पे बेंजीन के साथ की एटम होते हैं, उस पे हमेशा आप याद रखें कि मैक्सिमम रिएक्शंस जो इस बेंजीन पे होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, यानी यहां पे सब्स्टिट्यूशन होती है. मैं उसका भी रीजन आपको बताऊंगा कि व्हाट्स द रीजन व्हाई दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैपेंस. पहले हमारे पास याद रखें, यहां पे जो बेंजीन होता है, जो रिएजेंट होता है, जब ये मान लो AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से कुछ ऐसा होता है जो मैं यहां पे दिखाऊंगा. यहां इन दो के रिएक्ट करने से, यानी रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो इन दो के रिएक्ट करने से जब हम इसको AlCl3 डालेंगे तो जनाब यहां पे ये होगा. मुझे बताओ एक चीज, एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकंप्लीट है कि नहीं, तो ये क्या करता है, ये क्लोरीन का जो लोन पेयर होता है यहां उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है. कोऑर्डिनेट करने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस. प्लस चार्ज आने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है इसकी तरफ, यानी यहां पे एरोस ऐसे हैं, ये देख लीजिए. जरा मुझे बताओ क्या होगा, पहले इसने इसका अपना लोन पेयर दिया तो यहां पे ऐसे बना Cl, यहां पे है AlCl3. मुझे बताओ इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके अपनी ओर लेगा, तो हमारे पास ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा इनटू Cl प्लस और बनेगा AlCl4 नेगेटिव. बनेगा कि नहीं बनेगा.
अब सिंपली ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, जो ये एल्युमिनियम AlCl3 है ना, जब ये क्लोरीन को अपनी तरफ लेगा तो वहां पे आप इस पे नेगेटिव चार्ज दीजिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज दीजिए, यानी आपको क्लोरीनियम आयन मिलेगा और आपको कैटलिस्ट के साथ Cl नेगेटिव अभी अटैच्ड। हमेशा हमेशा जब भी आप हैलोजन को बेंजीन के साथ ट्रीट करोगे या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेते हो, उस टाइम पे पहला स्टेप जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में होता है, दैट इज जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है। क्योंकि अगर हम बेंजीन को देखेंगे ना, बेंजीन इज इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच, तो बेंजीन पे जो ये Cl नेगेटिव है या नेगेटिव पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, वो अटैक नहीं कर पाता है। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझाई है जब हम पढ़ते थे कि अल्कीन्स जो होते हैं उन पे यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक प्रिवेंट होता था, क्योंकि अल्कीन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी वो उसको रिपेल करती। समझ आ रही बात? तो हमेशा यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ESR जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमेशा पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रही बात? तो यहां बन गया Cl पॉजिटिव। अब ये Cl पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करेगा, लेकिन अगर हम देखेंगे बेंजीन के सभी पोजीशन सेम है, ये यहां पे भी अटैक कर सकता है, ये यहां पे भी अटैक कर सकता है, किसी भी पोजीशन पे अटैक कर सकता है। समझ आ रही बात? जो हैलोजिनेशन है बेंजीन का, इट्स अ टाइप ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, क्योंकि आगे ये बहुत ये रिएक्शंस आने वाली, ठीक है, तो इसलिए मैं यहां ही उसको क्लियर करता हूं कि हमारे पास सबसे पहले पहला स्टेप जो है दैट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्लोरीनियम आयन जो होता है, जिसको हम हैलोनियम आयन इन जनरल बोलते हैं, ये फिर बेंजीन पे अटैक करता है किसी एक पोजीशन पे। अब मैं दूसरे स्टेप में यहां पे ये दिखाऊंगा कि ये जो है हमारे पास ये कैसे अटैक करता है। पहले आप इसको उतारिए। ठीक है, आप देख लीजिए जनाब, होगा हमारे पास, ये याद रखिए, Cl पॉजिटिव बना फ्रॉम क्लोरीन, प्लस क्या है AlCl4 नेगेटिव। अब देख लीजिए होगा क्या। हमारे पास यहां पे बेंजीन है, ये है बेंजीन, इस पे अटैक करेगा Cl प्लस, Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। मान लीजिए इसने यहां पे अटैक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, तो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा। आपको यहां पे HCl, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ऐसे। इसको हम बोलते हैं जनाब अरीनियम आयन। दिस इज कॉल्ड एज अरीनियम आयन, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये जो है ये कंजुगेटेड कार्बोकेटाइन है, वो है कंजुगेटेड कार्बोकेटाइन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ये यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, और आपको नेक्स्ट वाला जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा जनाब ऐसे, ये पाई बॉन्ड्स को यहां पे शिफ्ट करो, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहां, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे H और Cl। अब देख लीजिए होगा। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या Cl नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, जो Cl AlCl3 है आपके पास, जो यहां पे आपने AlCl3 जो है आपके AlCl4 जो है, AlCl4 का जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्लोरीन है, क्या वो इस पे अटैक करेगा? क्या यहां पे एडिशन होगा? क्या बेंजीन का पाई बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा? मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और मैंने इसको ClCl डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
तो आप क्या एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे देंगे? क्या ऐसा प्रोडक्ट पॉसिबल है? समझ आ रही बात? बेंजीन जब भी रिएक्ट करता है ना, ये अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे अल्कीन को अगर आप ब्रोमीन डालोगे तो आपने रिएक्शन पढ़ी है, वहां पे सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ब्रोमिनेशन होती है बाय एंटी एडिशन। लेकिन बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस। इट्स नॉट बिहेविंग द वे इट्स बिहेविंग। तो इसका और इसका बिहेवियर डिफरेंट है। यहां पे एडिशन होता है, यहां पे भी एडिशन नहीं होता है। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है ये डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड ऑफ द अल्कीन। सो यहां पे एडिशन प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। आप ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे सर ऐसे डबल बॉन्ड है तो इस पे एक Cl और इस पे एक Cl आया तो खत्म बात। नो, दिस इज नॉट द पॉसिबल। समझ आ रही है बात? अब क्यों ऐसा हो रहा है कि बेंजीन यूजुअल अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता है, इसका बिहेवियर डिफरेंट। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं जिनका एरोमेटिक नेचर होता है, उनकी सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करके सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑलवेज फेवर। बेंजीन जब आप पढ़ोगे आप देखोगे कि वहां पे मैक्सिमम रिएक्शन सबस्टिट्यूशन होती है और इसी वजह से क्या होने वाला है यहां पे देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पे ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है इट्स डिफरेंट एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स बिकॉज ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट दिस इज। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये असल में आपको 11th में है लेकिन मैं आपको यहां पे थोड़ा बहुत बताऊंगा। आप जनाब देखो क्या होगा, यहां पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन यहां से अटैच नहीं होगा, इसके यहां पे वो अटैक नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? जो हमारे पास Cl4 नेगेटिव है, यहां से Cl नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करता है। H पॉजिटिव इज गेटिंग एब्स्ट्रैक्ट। अब यहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले किसने अटैक किया था? Cl पॉजिटिव ने। अब यहां से रिलीज कौन हो गया? H पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने आपको बोला था such a type of reaction is called as electrophilic substitution reaction। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो वहां से उसी पोजीशन से H पॉजिटिव रिलीज होता है। अब देखिए हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पर अटैक कर रहा है, फाइनली रेजोनेंस के थ्रू उसी पोजीशन से H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव इसका और Cl नेगेटिव इसका, यहां से जनाब प्रोडक्ट जो है ऐसे मिलेगा। मुझे बताओ क्या? डबल बॉन्ड अपना ही, ये भी अपना ही, यहां पे आएगा नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड ऐसे, और यहां पे आपको मिलेगा Cl प्लस आपको मिलेगा HCl। तो दिस इज द प्रोडक्ट, दैट्स द प्रोडक्ट, दैट्स ओके। तो यहां पे क्लोरीन आया और उसके बाद बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन कर रहा है। पहले भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये रिटेंशन जो बेंजीन अपनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को करता है, यानी अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिटेन करता है, उसी रिटेंशन, पावर ऑफ रिटेंशन को हम नाम देते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है। नाउ ये एरोमेटिसिटी है क्या? ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको जनाब उतारिए। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, पहले मैं इसका शॉर्टकट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिसिटी असल में होती क्या है, उसकी वजह से क्या होता है। ये देख लीजिए इसका शॉर्टकट क्या है। हमारे पास बेंजीन, सिंपल बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपने इसको कोई भी रिएजेंट डाल दिया, कोई भी रिएजेंट, ठीक है, पाई बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन विल नॉट हैपन, तो क्या हो जाएगा? सबस्टिट्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए ClCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3, जरा बताओ क्या हो जाएगा? ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, ये इसको ब्रेक करेगा, ये कैटलिस्ट है, सिंपली AlCl3 इज ए कैटलिस्ट, इट विल ब्रेक इट। मान लीजिए इसने 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया, मुझे बताओ ये पार्ट कौन सा होगा? बताओ। प्लस, इसका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। समझ आ रही बात? अब देखो होगा, न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच नहीं करेगा,
इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए इसने यहां पे अटैक किया, इसी पोजीशन पे इसने अटैक किया। जिस पोजीशन पे अटैक करता है वहां से आएगा H पॉजिटिव। वो समझ आ रही बात? जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वहां से रिलीज करेगा, क्योंकि बेंजीन पे हर किसी कार्बन पे H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो निकलेगा वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। तो सारी बात है, सिंपल रिएक्शन ऑफ द सेल्स। तो मैं यहां पे सिंपली रिएक्शन बनाऊंगा ऐसे, यहां पे Cl, ये और ये प्लस HCl। दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द प्रोडक्ट। अब मसला यहां पे ये है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने पाई बॉन्ड को क्यों नहीं अटैक किया, मैंने यहां पे पाई बॉन्ड पे अटैक क्यों नहीं किया, मैंने सबस्टिट्यूशन क्यों की? दैट्स इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा टिप देता हूं। ये जो सबस्टिट्यूशन हुई, दिस इज फेवर्ड बाय व्हाट्स कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। दिस इज फेवर्ड बाय एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक बड़ा टॉपिक है जनाब, डिस्कशन करेंगे तो 2-4 दिन इसमें लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा कि होता क्या है। एरोमेटिसिटी क्या होता है? एरोमेटिसिटी इज एक्चुअली द टर्म दैट बिलोंग्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिन जिन मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है, उनके इस कैरेक्टर को हम नाम देते हैं एरोमेटिसिटी। अब ये कैरेक्टर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कहां पे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं? ये देख लीजिए। और अगर ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, याद रखिए, इसमें जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो उसमें सबस्टिट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा, उसमें एडिशन नहीं होगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अल्कीन से डिफरेंट होती है। दैट बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू अल्कीन। वो अल्काइन से डिफरेंट होती है, वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है। अब वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, देख लीजिए। एरोमेटिसिटी को शो करने के लिए पहला कैरेक्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए साइक्लिक है जनाब, और जनाब ये है मॉलिक्यूल साइक्लिक, पहला साइक्लिक होना चाहिए। बेंजीन इज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, अभी यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, तो इसको एरोमेटिक कैरेक्टर होगा ही नहीं, इवन इफ देयर इज अ रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, और समझ आ रही बात? लेकिन इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि पहला क्राइटेरिया जो है, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में पहले, दूसरी बात, मॉलिक्यूल शुड बी कंजुगेटेड एंड साइक्लिक। ये भी कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड, लेकिन ये साइक्लिक है, तो इसमें अब पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, साइक्लिक कंजुगेटेड। तीसरी बात, हर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? आप सिंपली इसको अंडरस्टैंड करोगे कि कार्बन जो है, अगर इसके पास एक पाई बॉन्ड है, मुझे बताओ एक चीज, जैसे आपके पास C है, ऐसे मान लीजिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3। मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा जो है हमारे पास, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से भी देख सकते हो, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, अगर कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तब होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन को एक पाई बॉन्ड होता है, जैसे यहां पे एक पाई बॉन्ड है H, तो वी से इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन को 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं तो वी से इट्स sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये एक सिंपल तरीका है। सिग्मा बॉन्ड सारे sp3, एक पाई बॉन्ड अगर होता है तो sp2, अगर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं तो sp। इसी के केस में अगर हम बेंजीन पे देखेंगे, जरा बेंजीन पे अगर आप अप्लाई करोगे, मुझे बताओ एक चीज, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्योंकि इसको एक पाई बॉन्ड है sp2, ये भी क्या होगा? यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे बताओ कार्बन, यहां पे बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका सबका sp2, क्योंकि देयर इज वन पाई बॉन्ड। अगर हर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो मॉलिक्यूल जो होता है उस टाइम पे, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्लेनर। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्लेन। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइक्लिक
कंजुगेटेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद आपको पता चलेगा इस रूल से। हमारे पास एक रूल है, we have one rule, what's called as that rule is Huckel's rule। Huckel's rule, Huckel क्या बोलता है? ये रूल जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं। दिस रूल इज फॉर विच इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कि नहीं। हकल बोलता है कि अगर आप 4n + 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, जरा बात बताओ बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। मैंने लिखे 6। मुझे अब ऐसा मिलेगा 4n, अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा? 4। n का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। हकल बोलता है कि जिस सिस्टम में n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 4 मिलेगा, डैश 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 डैश। जब आप 4n + 2 को पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इक्वेट करोगे, यानी जितने सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप उसके साथ इक्वेट करोगे, और अगर आपको n का वैल्यू 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यानी होल नंबर आता है, उन सिस्टम्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाईली स्टेबल, मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, वो हाईली स्टेबल होंगे। और उन सिस्टम्स में एडिशन रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड, इट्स ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच विल बी फेवर्ड। ईदर द इलेक्ट्रोफिलिक इज द मोस्ट फेवर्ड और इट विल बी द न्यूक्लियोफिलिक व्हिच विल बी फेवर्ड। इज इट क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सिस्टम्स, उन सिस्टम्स पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। एक तो साइक्लिक होना चाहिए जो कि एरोमेटिक होंगे, एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तीसरा, हर कोई एटम शुड बी व्हाट हाइब्रिडाइज्ड? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये तीन चीजें हैं, उसके बाद एक रूल एक है विच इज कॉल्ड एज हकल्स रूल। हकल्स रूल के हिसाब से अगर आप बेंजीन में या किसी भी सिस्टम में 4n + 2 इक्वल्स टू 6 या यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसके साथ इक्वेट करके n का वैल्यू अगर मुझे 1 निकलता है, 0 निकलता है, तो such systems are aromatic. And when you make them to react, they will always favor electrophilic substitution. अब बोलेंगे सर ये क्या माजरा है? जैसे मेरे पास, मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे देता हूं, जरा मुझे बताओ ये क्या है। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, मुझे बताओ ये क्या है? देख लीजिए, साइक्लिक है, और साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, पाई पाई कंजुगेशन है, sp2 है, sp2 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 है ना। मैं अब रूल करूंगा यूज ऐसे, 4n + 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पाई। जरा कितने हैं? 4। ये हो गए ना, 2 और 2 हो गए 4, तो आपको क्या निकलेगा? 4n इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल टू 2/4। so 2/4 is what? 1/2. 1/2 is what? Fractional. When n is fractional, the electrons which are there, they will undergo the phenomena of delocalization, but that character which is not obeying the Huckel's rule is called as anti-aromatist. So this is an anti-aromatic compound, whereas this is an aromatic compound. इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा स्टेबल होंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काफी अनस्टेबल होंगे। यहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, इसका एनर्जी कम होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मेरे पास ये है, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस टाइप, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए एनाइन। मैं आपको बोलता हूं ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये स्टेबल है कि नहीं है, इसका कंजुगेशन, जब कंजुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज हमें जाननी। ये एरोमेटिक है कि नहीं है, मुझे बताओ एक चीज, साइक्लिक है और साइक्लिक है, कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड जो होता है ना, कंजुगेटेड याद रखें, कंजुगेटेड यहां पे sp2 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 sp2। अब अगर हम यहां पे देखेंगे ना sp2, ये जो कंजुगेटेड कार्बन आयंस होते हैं, मुझे बताओ ये क्या कर रहे हो आप, इसको आप यहां पे लाओगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड तभी बनेगा, यहां पे पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। यानी मैं आपको बताऊंगा एक चीज, जब आप इसको यहां पे डीलोकलाइज करोगे तो आप कौन सा बॉन्ड बनाओगे? पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है ये लोन पेयर इज इक्वल टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जब कार्बन पे होता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। और जब आप इसको यहां पे लोगे ना, आप कौन सा बॉन्ड बनाओगे? पाई बॉन्ड बनाओगे।
पाई बॉन्ड कब बन सकता है? जब इसका और पाई इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर सिमिलर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे इक्वेट करूंगा, यानी अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, कंजुगेटेड सिस्टम्स में नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा इसको मानिए पाई इलेक्ट्रॉन्स और हमेशा इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कंजुगेटेड कार्बन एनाइंस आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। याद रहा, कंजुगेटेड कार्बन एनाइंस आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ यहां पे क्या है? 4n+2 रूल यूज करूंगा, इक्वल्स, मुझे बताओ किसके साथ इक्वेट करोगे? ये हो गया 2 4। जब आप इसको यहां पे ले रहे हो तो ये पाई बॉन्ड बना, तो ये भी तो हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, है ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन कंजुगेशन में ये डीलोकलाइज रहेगा ना, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब ये भी पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 6। तो मैं लिखूंगा 4n इक्वलिंग टू 4, n इज इक्वल टू 1, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। समझ आ रही बात? तो ऐसे सिस्टम्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ऐसे सिस्टम्स में जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, दे डोंट फेवर द एडिशन रिएक्शंस, दे फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। अब मैं अगर आपको यहां पे बताऊंगा, तो इसलिए बेंजीन में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहां पे एरोमेटिसिटी है। मैं इसको अलग से भी इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 और 2 लेक्चर्स फॉर दिस। उसके बाद में एरोमेटिसिटी और हाइपर कंजुगेशन आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा, जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट जो है वो और मजबूत हो जाएगा। तो यहां पे जनाब मैंने आपको बोला कि इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। अब अगर मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि नेक्स्ट मेथड जो है, मान लीजिए आपके पास ये है, इफ यू हैव द मॉलिक्यूल लाइक दिस, आपके पास बेंजीन है, मैंने इसको डाल दिया ब्रोमीन, Br मुझे डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ Al Br3। जरा मुझे बताओ क्या होगा? ये कैटलिस्ट एक्ट करता है, ये क्या करता है? ये इसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। जरा बताओ ब्रेकिंग कैसे हो जाएगी? ये ए को अपने साथ कोऑर्डिनेट करके उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये देख लीजिए, एक बनेगा Br नेगेटिव, दूसरा बनेगा Br पॉजिटिव। समझ आ रही बात? एक बनेगा Br नेगेटिव, दूसरा बनेगा, तो ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहां से निकला, मान लो इसने यहां पे अटैक किया, लेट अस सपोज यहां पे अटैक किया, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं हुआ, कौन सा प्रोसेस होगा? बिकॉज बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजीन इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ व्हाट? एरोमेटिसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये यहां जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो Br यहां पे आएगा, तो आपको प्रोडक्ट जनाब ऐसे मिलेगा। बताइए बताइए क्या हो जाएगा? यहां पे Br आएगा, इसी पोजीशन से क्या रिलीज होगा? H पॉजिटिव, वो किसके साथ कंबाइन है? प्लस H, ये प्रोडक्ट बन गया ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह अगर मैं यहां पे आयोडीन लेता हूं, ठीक है, ये आप उतारिए, सिमिलरली इफ आई विल टेक आयोडीन, मान लीजिए मैंने आयोडीन लिया, आयोडीन के केस में क्या होता है? आई काफी बड़ा होता है, कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, खुद ही टूट जाता है। जब ये इसको नजदीक करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये टूटेगा। बताओ किस में टूटेगा? दो पार्ट्स में, वन इज आई नेगेटिव, अनदर इज आई पॉजिटिव। जो पार्ट इसके नजदीक होगा वो पॉजिटिव आएगा, जो दूर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको ड्रिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ड्रिफ्ट हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, ठीक है। आई पॉजिटिव बनेगा, वो यहां पे अटैक करेगा, मान लो, या यहां पे अटैक किया, इसने यहां पे अटैक किया, यहां से क्या रिलीज होगा? H पॉजिटिव, वो किसके साथ कंबाइन होगा? बेंजीन फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ व्हाट? एरोमेटिसिटी। तो यहां से H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, तो आपको जनाब प्रोडक्ट ये मिलेगा, I plus HI. This is how the reaction will go. Is it clear? ठीक है, so with that we have complete the preparation methods of what? Aryl halides. So aryl halides can be prepared from benzene diazonium chlorides, or it can be prepared from benzene treating with halogens, chlorine, bromine, iodine by the process of electrophilic substitution. By the process of electrophilic, मुझे बताओ electrophilic substitution में क्या होता है? Generation of electrophile, formation of rhenium ion, then release of H positive. ये तीन चीजें याद रखना। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहले, उसके बाद वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद एरोमेटिसिटी गेन करने के लास्ट पे H पॉजिटिव रिलीज होता है।
क्योंकि 6 pi इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को वापस आने चाहिए, उसके लिए वो क्या करता है, रिलीज H पॉजिटिव। एडिशन इज डिसफेवर्ड बाय बेंजीन, क्योंकि उससे उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। वो क्योंकि 6 pi इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली पोजेसिंग एरोमेटिसिटी इनसाइड द बेंजीन। मैं इस पे फिर से बात करूंगा, एरोमेटिसिटी एंड हाइपर कंजुगेशन थोड़ा मैं और पढ़ाऊंगा आपको, सो दैट कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बात समझ में आई? तो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द अराइल हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स। अब ये हमारे पास मान लीजिए अराइल हैलाइड्स, दिस एन अराइल हैलाइड, ठीक है, दिस अराइल हैलाइड एंड दिस वाज अल्काइल हैलाइड। कैन यू हैव द डिफरेंस फर्स्ट? पहले हम डिफरेंस जानने की कोशिश करें। व्हाट्स द डिफरेंस? देखिए, आपको याद है अल्काइल हैलाइड्स में देयर वाज हैपनिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, Cl बाहर निकलता था, उसके बाद SN1 SN2 के साथ ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाता था, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर मान लीजिए हमारे पास ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड होता है और इसको ब्रेक करना इजियर होता है, यानी हम अल्काइल हैलाइड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और सिंगल बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना आसान होता है, उस वजह से यहां पे रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स। द रीजन फॉर देम इज बिकॉज दे हैव अ सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात, अगर हम यहां पे देखेंगे अराइल हैलाइड्स में देयर इज अ कंजुगेशन, नाउ देयर विल बी कंजुगेशन। अब कंजुगेशन की वजह से अगर आप पहले ही देखोगे तो आपके पास X है, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा विद अ पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे। फिर आपको पता है क्या करना। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर आप इस बॉन्ड को देखोगे तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनता है, दिस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। और अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उसकी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक, इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो उस वजह से इनका जो रिएक्टिविटी होता है वो कम होता है। समझ आ रही बात? हमारे पास एक्चुअली दो रीजंस जिससे हम ये बोलते हैं कि अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। रीजन नंबर फर्स्ट इज अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट रीजन इज अराइल हैलाइड्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी C और X के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स काफी मुश्किल होता है उनको ब्रेक करना, उसकी वजह से लेसर रिएक्टिविटी आती है। व्हाइल एज अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, हम सिंगल बॉन्ड को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर द केमिकल एक्टिविटी। इसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट जो है वो इजीली आ सकता है। तो मसला यहां पे ये है कि अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स, एक बात। दूसरी बात, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे जहां पे हमें X ऐसे तोड़ना है, यहां पे भी देखिए हमें X ऐसे तोड़ना है, तो ऑलरेडी अगर हम देखेंगे यहां पे क्या चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव, यहां पे क्या चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको हम इजीली यहां से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेकिंग को देखेंगे तो ये इसी की तरफ होगा ना, बॉन्ड हम हैलोजन की तरफ ही ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन सेंड करने की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी हमें इस पे ऑलरेडी कंजुगेशन की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर हमें इसको ब्रेक करना है, इस पे नेगेटिव चार्ज लाना है, तो नेगेटिव चार्ज वापस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में इट्स डिफिकल्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं,
यहां जो ब्रेकिंग का शिफ्ट है वही चार्ज भी दिखा रहा है, यानी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसी की तरह बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन अराइल हैलाइड्स में कर रहे हैं, अराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज वापस इसको वहां पे लाना इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज आप देखिए ब्रेकिंग का शिफ्ट अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन में एक्स कैसे रिलीज होना चाहिए? एक्स नेगेटिव, लेकिन इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। सो वी हैव टू डू मोर वर्क। तो समझ आ रही बात? तो एक और चीज है, अगर आप यहां पे देखोगे इस वाले में, इस कार्बन में, मैं इसको ऐसे लिखूंगा सी एच 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 और यहां पे Cl। मुझे बताओ इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। वो है ना, मैं बताऊंगा, मुझे पता है आपने कितना ये पढ़ा है, थोड़ा बॉन्डिंग में देख लीजिए, मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और जो अभी एक दो टॉपिक्स है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp3 है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। जब कार्बन को 4 बॉन्ड्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे एक 5 बॉन्ड है तो इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाता है? मैं अगर आपसे पूछूंगा कि विच फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, sp3 क्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा कि sp2 X के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा? तो हम ये बोलते हैं कि जितना S कैरेक्टर ज्यादा, अगर मैं इसका S कैरेक्टर निकालूंगा ना, वो दैट्स 1/4 है ना, 4 ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं, उनमें से एक S का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो इसका मतलब है S कैरेक्टर यहां पे 25% sp3 के केस। अगर मैं यहां पे निकालूंगा, टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स में इसका कंट्रीब्यूशन है 1/3, तो 0.33%। यहां पे S कैरेक्टर ज्यादा है। जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतना ये बॉन्ड शॉर्टर होता है, और जितना बॉन्ड शॉर्टर होता है उतना स्टेबल ज्यादा होता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे पास अराइल हैलाइड्स होते हैं, अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। द रीजन इज कंजुगेशन। अराइल हैलाइड्स में कंजुगेशन होता है, अल्काइल हैलाइड्स में होता ही नहीं। द सेकंड रीजन इज X यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड होता है। X इज अटैच्ड टू व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है। यहां पे X किसको अटैच्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बॉन्ड क्या होगा? वीकर। समझ आ रही है बात? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, अराइल हैलाइड्स की अल्काइल हैलाइड्स? Alkyl halides are more reactive as compared to aryl halides. Aryl halides less reactive है because of number 1 reason is conjugation. Number 2 reason is because X is attached to sp2 hybridized carbon. जितना S character ज्यादा उतना stronger bond. Is it clear? Now we have the properties to discuss. One is electrophilic substitution and another is nucleophilic substitution. That will be discussed in the next lecture.